Okay, so good afternoon, all of you. Good afternoon. यस पहला मैसेज मेरे पास आया मुस्कान जलानी. गुड आफ्टरनून. अवनिका. अब मैसेजेस आने चालू हुए. इट्स एग्जैक्टली 12:40, सो वी आर लाइक 100% पंचुअल. और थोड़े मैसेजेस आ जाए मेरे वॉइस का क्लैरिटी के बारे में आप लोग कंफर्म कर दो, उसके बाद अपने चालू करते हैं. विनीत, गुड आफ्टरनून. साक्षी, स्नेहा, प्रिया, कांता, श्रेय, नीलाकाश, हितेश, रोहित. मेरे पास यूट्यूब का मैसेजेस चैट नहीं आ रहा है और मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ. मैं केवल जो चैट प्रोवाइज ऐप पे चल रहा है उसी से कनेक्टेड हूँ. तो यूट्यूब का चैट जो है वो इग्नोर्ड रहेगा. विनीत, आलोक, ठीक है ना. तो वॉइस इज क्लियर. सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट. देयर इज नो सेंस ऑफ वेटिंग फॉर एनीबडी. तो कल अपने लेवरेज चैप्टर का पूरा रिवीजन कर लिए थे, लेवरेज का, और अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एंटर किए थे. और उसमें समझाने के बजाय मैं आप लोग से पूछ के रिवाइज करवा रहा था. आई वॉज आस्किंग यू ऑल एंड यू वर रिप्लाइंग. तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर KD, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस KP, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, वो अपने डिस्कस कर रहे थे. ठीक है ना. तो एक बार कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फिर से रिविजिट कर लेते हैं. जस्ट 1 सेकेंड. कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फिर से रिविजिट कर लेते हैं बिकॉज वो ज़्यादा कंसेप्चुअल है. सो ये स्क्रीन पे देखिएगा. स्क्रीन पे RF रिस्क फ्री रेट 6% है. इक्विटी रिस्क प्रीमियम 5% है और बीटा 2 है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लीज बताइएगा. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? RF 6 है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम 5 है और बीटा 2 है. इससे इजी सम नहीं हो सकता है. RF 6 है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम या मार्केट रिस्क प्रीमियम 5 है और बीटा 2 है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आंसर प्लीज. RF 6 है, ERP इक्विटी रिस्क प्रीमियम 5 है और बीटा 2 है. तो प्रीति का आंसर आया. पहला आंसर प्रीति का है. रुचि, अंकित, स्नेहा, कांता, रोहित, वेरी गुड. 16%. इट्स RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा. ठीक है. RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा यानी कि 6 प्लस 5 इंटू 2. बिकॉज जो RM माइनस RF होता है दैट इज इक्विटी रिस्क प्रीमियम या मार्केट रिस्क प्रीमियम. ये जो है ना, दिस इज इक्विटी रिस्क प्रीमियम या इसको मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं. इक्विटी रिस्क प्रीमियम या मार्केट रिस्क प्रीमियम. ठीक है. दिस इज RM माइनस RF. स्टूडेंट पूछ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर आज होगा क्या? डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या टाइम लगती है. ठीक है. मेरा कोई टारगेट नहीं है, मैं फ्लो के साथ चलता हूँ. तो अकॉर्डिंगली 16% इज द आंसर. अब बताइए, अगर सम में अपने को दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट. सो आई वाज सेइंग, अगर सम में अपने को दिया हुआ है पर्सनल टैक्स 30% एंड ब्रोकरेज 2%, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इसी सम में अगर अपने को पर्सनल टैक्स रेट दिया हुआ है 30% पर्सनल और ब्रोकरेज दिया हुआ है 2%, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का एक अजीब इलॉजिकल फॉर्मूला था ना. अगर पर्सनल टैक्स रेट और ब्रोकरेज दिया हुआ है, अगर पर्सनल टैक्स रेट और ब्रोकरेज दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का एक अजीब सा फॉर्मूला था. अगर पर्सनल टैक्स रेट और ब्रोकरेज दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का एक अजीब सा फॉर्मूला था. कोई क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल इक्विटी में जब फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो तो क्या फॉर्मूला देंगे? तो अभी तो फ्लोटेशन कॉस्ट चल रहा ही नहीं है. अभी तो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं चल रहा ना, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे. तो आंसर्स बोल रहे हैं लोग. कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का सबसे कॉमन आंसर मेरे बोर्ड पे 9.2, जो अंकित ने, प्रीति ने, हर्षित ने दिया है. विनीत फॉर्मूला बता रहा है.
आर इंटू वन माइनस टी पी माइनस ब्रोकरेज, करेक्ट है। द फॉर्मूला वॉज आर इंटू वन माइनस टी पी माइनस ब्रोकरेज। तो ऊपर जो 16% आया वो 16 का पोस्ट टैक्स और माइनस 2%, 16 इंटू 0.7 माइनस 2, चेक कर लीजिए। ओके, बेसिर पैर फॉर्मूला था। मैंने जितना फाइनेंस पढ़ा है दूसरे बुक से, उनमें कहीं ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। सीए इंस्टीट्यूट के मैट में किसी किसी सम में है 9.2%, बाई चांस पर्सनल टैक्स रेट और ब्रोकरेज हुआ तो 9.2%, ठीक है ना। ओके, तो ये एक पहला सम आप लोगों ने सॉल्व किया सीए पीएम का। अब दूसरा सम बताइए, सुनिएगा प्लीज़। एक कंपनी का डिविडेंड, एक कंपनी का डीपीएस 5 years ago 12, DPS now 18, now माने फॉर द ईयर जस्ट एंडेड। ओके, DPS 18 है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना, प्राइस ऑफ द शेयर, प्राइस ऑफ द शेयर जो चल रहा है अभी इज इक्वल टू, प्राइस ऑफ द शेयर इक्वल टू 90, और फ्लोटेशन कॉस्ट, आराम से रुक जाइए पहले डेटा देख लीजिए। फ्लोटेशन कॉस्ट 1%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी एंड एक्सटर्नल इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी निकालना है, प्लीज़ निकालिए। 5 साल पहले 12 रुपया था, ये साल 18 रुपया DPS, तो ग्रोथ रेट निकालना है। प्राइस ऑफ द शेयर 90 है अभी, फ्लोटेशन कॉस्ट 1% है, आपको दो ठो कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। तो सबसे पहले ग्रोथ रेट बताइएगा, सबसे पहले ग्रोथ रेट बताइएगा CAGR से, ग्रोथ रेट सबसे पहले ग्रोथ रेट। तो नीलाकाश का आंसर आया ग्रोथ रेट का, नीलाकाश का आंसर आया ग्रोथ रेट का। एक बार मैं आंसर स्पीक आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू कंफर्म। नीलाकाश का आंसर ग्रोथ रेट का आया है। 12 से 18 5 सालों में ग्रोथ रेट क्या है? 12 से 18 5 सालों में तो ग्रोथ रेट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, जो सीए फाउंडेशन में करते थे ना कंपाउंड इंटरेस्ट, वो वाला CAGR से ग्रोथ रेट। ओके, कंफर्म हो गया सबका। ग्रोथ रेट 8.45% आ रहा है राउंडेड ऑफ। ऋतिक, अंजलि, विनीत, राहुल, अंकित, स्नेहा 8.45%। तो 8.45% ग्रोथ रेट आ रहा है। इन केस किसी ने नहीं समझा तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 18 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस जी पावर 5। तो जी क्या हो गया? 18/12 टू द पावर 1/5 डर्टी पावर -1। ये ग्रोथ रेट होगा 8.45%। ठीक है, कोई कोई आगे भी आंसर निकाल दिए, हर्षित वगैरह। मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, ठीक है। तो 18/12 टू द पावर 1/5 द होल थिंग -1। तो ये जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट 8.45% आ रहा है। 8.45%, 8.45% इज द ग्रोथ रेट। होप आप लोग का आया होगा डर्टी पावर से। पावर 1/5 कैसे निकालते थे? 18/12 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, फिर -1, फिर डिवाइड बाय 5, उसके बाद +1, फिर इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू 12 बार। ठीक है, तो 8.45%। यस, ट्राई कीजिए गीतिका, राहुल, अंकित, रुचि। 8.45% इज द ग्रोथ रेट। ठीक है, 8.45%। उसके बाद जब ग्रोथ रेट आ गया तो उसके बाद अपने कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी फॉर्मूला याद होगा, D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G, कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी। तो अभी जो डिविडेंड दिया हुआ है वो D0 है, तो ये डिविडेंड को ग्रो कराना पड़ेगा। 18 रुपया को ग्रो कराएंगे, तो 18 को ग्रो कराएंगे तो इन दैट केस अपना आएगा 18 इंटू 1.0845 था ना, क्या ग्रोथ रेट था?
8.45, 18 इंटू 1.0845 डिवाइडेड बाय प्राइस क्या है 90 और प्लस 0.0845, तो कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी D1 बाय आर ई माइनस जी, प्लीज़ D1 ले लीजिएगा। 18 जो था वो डिविडेंड अभी अभी जो साल ख़त्म हुआ उसका था, तो आपको उसको ग्रो कराना था, D1 लेना था। 18 जो था वो अभी अभी जो साल ख़त्म हुआ उसका था, D1 19.521 आ रहा है शायद, ये 18 इंटू 1.0845 चेक करूँ एक बार, एक सेकेंड। 18 इंटू 1.0845 इक्वल टू 19.52 है, 19.52, तो 19.52 D1 है डिवाइड बाय 90 प्लस 0.0845 इक्वल टू क्या आया 30.2% है क्या? मैं कंफर्म कर रहा हूँ, एक बार रुक जाइए। 19.52 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 0.0845 इक्वल टू 30.14% है। 30.14% आंसर आ रहा है मेरे कैलसी में। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी। और कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी के लिए अपने को पी नेट लेना पड़ेगा। तो पी नेट क्या होगा, जो प्राइस था ना 90 रुपया माइनस 1% ऑफ 90 माइनस 1%, आई थिंक फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो फ्लोटेशन कॉस्ट 1% था, ठीक है। 90 माइनस 1% ऑफ 90, तो इन दैट केस 90 माइनस 1% ऑफ 90 क्या हो गया, 90 माइनस 1% ऑफ 90 इज 89.1, 89.1, ओके। 89.1 जो है वो पी नेट है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय पी नेट प्लस जी, D1 बाय पी नेट प्लस जी। सो D1 आया था अपना 19 पॉइंट क्या, D1 क्या आया था 19.52 डिवाइडेड बाय 89.1 और प्लस 0.0845। कहीं पे मिस्टेक हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। आई होप आई एम डूइंग इट करेक्टली। 19.52 डिवाइड बाय 89.1 प्लस 0.0845, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है अपना, एक मिनट, 19.52 डिवाइड बाय 89.1 जो आया प्लस 0.0845 इक्वल टू 30.36%, 30.36%। तो 30.36% इज द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी आया 30.14 और सॉरी और कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी जो है वो आया अपना क्या 30.36%। आई होप ये प्रैक्टिस हो गया बढ़िया से, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इंटरनल, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी CAGR के साथ साथ। तो दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो KD का KP का कल डिस्कस कर लिए थे, KE का इन दोनों सम्स से रिप्रेजेंटेटिव डिस्कशन हो गया। चलिए अब सम्स के अंदर एंटर करते हैं, ओके। तो सम्स में एंटर करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। सो आई एम गोइंग टू द फोल्डर CA इंटर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टडी मैट से लिया हुआ है क्वेश्चन, लेस इंपॉर्टेंट है बट देन अलग टाइप का है, रॉन्ग नहीं हो जाए इसलिए मैंने ले लिया था। तो सब में दिया हुआ है, दिस पर्सन हैड परचेस्ड अ शेयर ऑफ पपीज लिमिटेड फॉर 1000, 1000 में शेयर परचेस किया था। ही रिसीव डिविडेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एट द रेट ऑफ 10%, तो 10% 1000 का यानी 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया डिविडेंड मिला था। एट द एंड ऑफ 5th year ही सोल्ड द शेयर फॉर 1128, शेयर को बेचा 1128 पे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में अपने को IRR निकालना है, पास्ट के रिटर्न का, 5 साल में क्या कमाया उसका अपने को IRR निकालना है।
तो लगाया था 1000 आउटफ्लो, मिला उसको 100 5 बार और लास्ट में 1128 मिला, ठीक है। तो उसका अपने को रियलाइज यील्ड निकालना है। तो इन दैट केस आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो, जैसे कैबज में IRR निकालते हैं। सो 1000 गया था और 100 आया 5 बार, 100 इंटू PVAF R,5 प्लस 1128 इंटू PVIF R,5. Please satisfy yourself. Okay, please satisfy yourself. ये डेटा था, 1000 पे किए, 10% ऑफ 1000 100 रुपया 5 बार और लास्ट में 1128 मिल रहा है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंगली 1000 इक्वल टू 100 इंटू एन्युटी फैक्टर R,5 प्लस 1128 डिस्काउंटिंग फैक्टर R,5, इससे R निकालना है, ठीक है। अक्षय एक्सटर्नल इंटरनल का डिफरेंस पूछ रहा है, 2 मिनट बाद बता रहा हूँ इस सम के बाद। शिवल कुछ और ही बात कर रहे हैं, टेलीग्राम का मैं देख रहा नहीं उसको। पलक यूट्यूब का बात करे, यूट्यूब में क्लास आएगी, मैंने बोल दिया था आपको निकलना है तो आप निकल जाओ। अब इसमें जो आर गेस करना है, आर वो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस किस तरह से है? पहला बात है 10% अपने को मिल रहा है रिटर्न, ठीक है, तो 10% तो वो हो गया। दूसरा बात है 1000 से 1128, 1000 से 1128 करीब 11% हुआ। 1000 से 1128 करीब 11% हुआ, तो 11% तो 5 साल में, 11% 5 साल में तो पर एनम क्या हो गया? करीब 2%। 10% तो अपने को डिविडेंड मिल रहा है। उसके अलावा कैपिटल गेन ऑन द होल हुआ है 11%, कितने साल में? 5। तो पर एनम क्या हुआ? 11/5 करीब 2, तो 10 + 2 12% करीब आर सोचना है, 12% करीब आर सोचना है। तो अपने लेट आर इक्वल टू 12% ले रहे हैं, लेट आर इक्वल टू 12%, लेट आर इक्वल टू 12%। और उससे अगर RHS निकालेंगे, RHS, तो RHS जो है वो अगर 1000 के आसपास आता है तो वो आप मान सकते हैं, ठीक है। RHS अगर 1000 के आसपास आता है तो आप मान सकते हैं। रेट कैसे चुनना है मैंने समझा दिया है। 10% तो डिविडेंड का यील्ड था और उसके अलावा टोटल में 1000 से 1128 11% का कैपिटल गेन था 5 सालों में, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो पर एनम करीब 2%, ठीक है। तो रेट को कैसे अज्यूम किया वो मैंने समझा दिया है रुचि, मैंने समझा दिया है रेट को कैसे अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस 12% जो अपना आंसर है। आई विल नॉट वेट टू मच लॉन्ग इन दिस क्वेश्चन विच इज़ लेस इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट ने शायद टेबल के फॉर्म में किया है सॉल्यूशन, दैट्स ओके, देयर इज नो इश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो वो स्टैंडर्ड सम है बड़ा वाला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सबसे बेस्ट सम जो इतनी बार क्लास में कराया हुआ है और फिर भी अपने एक बार और डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव डन इट अ नंबर ऑफ टाइम्स इन क्लास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी ले जाता है अपने को कि अगर एक्स्ट्रा पैसा रेज करेंगे उसका कॉस्ट क्या है, उसके ऊपर बेस्ड सम है। तो लेट्स हैव अ लुक। Pookie Limited has the following capital structure which is considered to be optimum. Very important, capital structure optimum दिया हुआ। optimum मतलब टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपको पता होगा जब कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो हमेशा टारगेट या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का वेट्स यूज़ करते हैं। वो नहीं दिया रहता है तो बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू में जाते हैं। वेट्स का 3 चीज़ था ना, या तो टारगेट या बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू, तो सबसे पहले टारगेट लेते हैं। तो ऑप्टिमम दिया हुआ है तो आपको दिख रहा होगा 2 लाख में से 30,000, 15%, 5%, 80%। वेट्स क्या है? 0.15, 0.05 और 0.8, ठीक है, ये सबको दिख रहा होगा। कोई भी जो इलॉजिकल बातें कर रहा है ना यूट्यूब टेलीग्राम वगैरह में, उसको कंप्लीटली इग्नोर करूंगा। इनफैक्ट उसके आगे का जो डाउट्स होगा वो भी इग्नोर करूंगा उसका, ठीक है। जो बंदा यूट्यूब टेलीग्राम करता रहेगा वो पूरा इग्नोर रहेगा मेरे द्वारा, ठीक है। तो 15%, 5%, 80%, दीज आर द वेट्स। मेरे मन में कौन से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त में है या नवंबर में है, वही मेरा टारगेट ऑडियंस है। और जाहिर है अज्यूम कर रहा हूँ वो स्टूडेंट्स को अपने टाइम का महत्व पता है और वो लोग समय वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंगली 15%, 5%, 80% ये वेट्स आ गया है, ये सबको दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, अब कंपनी हैज़ अ मार्केट प्राइस ऑफ 23.6, शेयर का दाम P0 23.6। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ द ईयर 2017 का EPS। तो 2017 का EPS 2.36 है, तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड 50% ऑफ 2.36 1.18,
1.18 D1 आ गया। नेक्स्ट ईयर साफ साफ लिखा हुआ था, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ 2017 का ईपीएस। तो अकॉर्डिंगली 2.36 का 50% 1.18 दैट इज D1। तो D1 पता है, P0 पता है। The following is the trend of EPS for the preceding 10 years which is expected to continue। इससे अपने को G निकालना है। ₹1 2.36 बन गया कितने सालों में, कितने साल का चेंज हुआ है? 9 सालों में आई थिंक। अगर आप देखेंगे 2008 से 2017, तो अगर काउंट करेंगे 2008 से 2009, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9 सालों का CAGR लगाना है। और वैसे कोई फिगर्स को गौर करेगा तो 10% ग्रोथ रेट दिख रहा होगा। 1 से 1.1 10%, 1.1 से 10% ऊपर 1.21, 1.21 से 10% ऊपर 1.33, पर ऐसे नॉर्मली दिखता नहीं है। तो नॉर्मली CAGR से निकालना पड़ता 2.36 इक्वल टू 1 into 1 प्लस G⁻⁹, उससे G निकलता 10%। तो अपना D1 पता है 1.18, P0 पता है 23.6 और G पता है 0.1। ठीक है ना, मैं बोला पता है, सॉरी। द कंपनी has issued new debentures carrying 16% rate of interest, 16%, and the current market price of the debenture is 96। तो जो डिबेंचर बैलेंस शीट में था उससे मतलब नहीं है। बोला जो नया डिबेंचर है वो 16% ब्याज का होगा, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में 14% का था, और प्राइस ऑफ द डिबेंचर 96 होगा। तो कल बात किए थे, अगर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया हुआ है, अगर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया हुआ है तो केडी निकालने का कौन सा फॉर्मूला? अगर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया हुआ है तो केडी निकालने का कौन सा फॉर्मूला? अगर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया हुआ है तो केडी निकालने का कौन सा फॉर्मूला? अगर नंबर ऑफ ईयर्स इज नॉट गिवन तो कल अपने बात किए थे केडी का कौन सा फॉर्मूला? यस, वेट कर रहा हूं। नंबर ऑफ ईयर्स अगर नहीं दिया हुआ है तो केडी निकालने का कौन सा फॉर्मूला? परपेचुअल वाला, I into 1 - T डिवाइडेड बाय पी नेट। I into 1 - T डिवाइड बाय पी नेट। सही बात है। कोई बच्चा बोल रहा है ऐसा आप बहुत सीरियस होके पढ़ा रहे हो। देखो यार, जो नॉर्मल बैच होगा, ठीक है, से मंडे से स्टार्ट होगा नया बैच, उसमें समय रहता है लग्जरी करने का, बिकॉज सबके पास टाइम है। यहाँ पे रिव्यू क्लास है, यहाँ नहीं, प्लीज़, ठीक है ना। तो I into 1 - T डिवाइड बाय पी नेट, तो 16 into 1 - T 50% टैक्स रेट है, दिख रहा है। तो 16 into 0.5 8/96 क्या आया? 8/96 क्या आ रहा है? 8/96, बिकॉज फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ नहीं है तो प्राइस को पी नेट मानना पड़ रहा है। 8/96 कितना आया? यस बताइए। 8/96 16 का पोस्ट टैक्स 8/96 8.33% प्रीति ने बोला, 8.33% प्रीति ने बोला, 8.33%, ठीक है। तो 8.33% इज द कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, ओके। 8.33% आप लोग का भी आ गया होगा, ठीक है। आगे प्रेफरेंस शेयर ₹9.20 दाम है, विथ एनुअल डिविडेंड ऑफ 1.1 वाज आल्सो इश्यूड। तो प्रेफरेंस शेयर में भी तो नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ नहीं है, तो फॉर्मूला होगा D by P net, D by P net। तो क्या आ रहा है? 1.1 by 9.2 into 100, 1.1 by 9.2 into 100, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 1.1 डिवाइडेड बाय 9.2 into 100। स्नेहा, नीलाकाश, धीरज, हितेश, अंजलि, कांता, प्लीज बताइए। विनीत बोला क्वेश्चन इजी है, तो होगा, कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1.1 by 9.2 into 100। हर्षित, महास्मृति, गीतिका, बताइए प्लीज। 1.1 डिवाइड बाय 9.2 into 100, तो ये आ रहा है शायद 11.96%। 11.96% आ रहा है, यह सब ने कंफर्म किया है। 11.96% इज द आंसर, 11.96%। तो अब ये पूछा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, जो 8.33 निकाला आपने, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर जो 11.96 निकाला, एंड कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G, रिटेन्ड अर्निंग से आ रहा है। तो रिटेन्ड अर्निंग, अंकुरिया किसने पूछा था? रिटेन्ड अर्निंग जो इंटरनल इक्विटी उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगता है, और जो एक्सटर्नल इक्विटी शेयर इशू करते हैं उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है, तो उस पर अपने को पी नेट लेना पड़ता है, तो कॉस्ट ज़्यादा आता है। और जो इंटरनल इक्विटी है उस पर कॉस्ट कमती आता है, बिकॉज फ्लोटेशन कॉस्ट लगता नहीं है। तो अकॉर्डिंगली ये तीनों आंसर आ गया। ये तीनों आंसर को एक बार लिखित रूप से कर रहे हैं, तो ये तीनों आंसर क्या आया? कॉस्ट ऑफ डेट वो आया अपना I into 1 - T डिवाइड बाय पी नेट इंटू 100। तो I 16 था,
मैंने मना किया है 16 को 16 मत लेना, अमाउंट लेना, पर सिंस 96 दाम दिया हुआ है तो फेस वैल्यू 100 होगा ना, तो 16 अलाउड है, वरना अगर 1000 होता तो 160 लेते, 160 यहाँ पे 16 इंटू 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 96 इंटू 100 तो 8.33%। ये अपना केडी आया। फास्ट कर रहा हूं बिकॉज आप लोग का हो चुका है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में फॉर्मूला डी डिवाइडेड बाय पी नेट इंटू 100, तो डिविडेंड 1.1 दिया हुआ है 1.1 और पी नेट जो है वो 9.2 दिया हुआ है इंटू 100, तो ये आप लोग का 11.96% आया था शायद, 11.96%, यस 11.96%। फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज आप लोग का जवाब आ चुका था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए पहले जी निकालना था। जी कैसे निकाले? 2.36 इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस जी पावर 9, उससे जी आया था करीबन 10% CAGR। उसके बाद अपना D1 निकला था 50% ऑफ 2.36, तो 1.18 वो D1 निकला था 1.18, और प्राइस जो दिया हुआ था P0 वो 23.6 दिया हुआ था। सो अकॉर्डिंगली जो अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया, इंटरनल इक्विटी D1 बाय P0 प्लस जी, सो अपना आया 1.18 डिवाइडेड बाय 23.6 प्लस क्या बोलते हैं प्लस 0.1, कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी? 15% आ रहा है। लोग बोल रहे हैं 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रीति बोल रही है, एकता बोल रही है 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, अंजलि 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो मैंने फटाफट लिखा है बिकॉज मेरे ये सब लिखने के पहले आप लोग सब्जेक्ट सॉल्व कर चुके थे, तो आपका जवाब आ चुका था, देयरफॉर आई हैव रिटन इट फास्ट, और क्लास पे भी कराया हुआ है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूट्यूब का कमेंट्स नहीं चल रहा है, ये केवल प्रोवाइज ऐप का कमेंट चल रहा है, यूट्यूब का कमेंट्स मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट सम का चलिए देखते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो है कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये नया डेट, नया प्रेफरेंस, नया इक्विटी का केसी निकालना है, नया पैसा, पुराना थोड़ी है। पुराना तो वो था जो बैलेंस शीट में था, देखिए इसका थोड़ी निकाल रहे हैं, ये जो नया रेस करे उसका। व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इश्यूड, रिटेन्ड अर्निंग से रेज हो रहा है। तो आपको तो वेट्स याद है ना, वेट्स अपने लिए थे क्या क्या, वेट्स लिए थे 0.15, 0.05 और 0.8, 0.15, 0.05 और 0.8। तो अकॉर्डिंगली ओके, अकॉर्डिंगली अपना 0.15, 0.05 और 0.8। अब कोई बोल रहा है कल का इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में नहीं आया, तो और एक सम करेंगे आज इंट्रिंसिक वैल्यू का सैयद, तो शायद उस पर समझ में आ जाएगा। 0.15 इंटू क्या था डिबेंचर 8.33 प्लस 0.05 इंटू प्रेफरेंस था 11.96 प्लस 0.8 इंटू 15। मेरे ख्याल से मैंने सही किया, चेक कर रहा हूँ, एक सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग। डिबेंचर प्रेफरेंस इक्विटी एकदम करेक्ट है, तो 13.85% सबका आंसर आ रहा है। स्नेहा, विनीत 13.85% सबका आंसर आ रहा है, 13.85% ये सबका आंसर आ रहा है। 0.15 इंटू 8.33 प्लस 0.05 इंटू 11.96 और प्लस 0.8 इंटू 15, तो आंसर इज 13.85% इज द आंसर विच वी आर गेटिंग। 13.85%। विनीत, प्रीति, रुचि 13.85%, ठीक है ना। और कल का जो इंट्रिंसिक वैल्यू सैयद आपको समझ में नहीं आया, वो मैं अभी एक इंट्रिंसिक वैल्यू का सम कराऊंगा तो फिर से बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट सम का बहुत जन को इंटरप्रिटेशन आज तक समझ में नहीं आता है। हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी नए प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा सकते हैं बिफोर न्यू शेयर्स मस्ट बी सोल्ड, यानी कि जो पैसा लगाना है वो रिटेन्ड अर्निंग से आना चाहिए, नया शेयर इशू करना अलाउड नहीं है। अज्यूम दैट रिटेन्ड अर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर्स इन्वेस्टमेंट आर 50% ऑफ 2017, तो 2017 का जो रिटेन्ड अर्निंग है वो 50% ऑफ 2.36 1.18 पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है, तो 1.18 इंटू 10,000 1,18,000 रिटेन्ड अर्निंग है। अगर वो यूज़ करें तो बोल रहा है बताओ हम लोग कितने का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपको दिखा, बोल रहा है रिटेन्ड अर्निंग जो है 2017 का 50%, तो 2017 में 2.36 EPS है, उसका 50% यानी 1.18, तो 1.18 इंटू 10,000 1,18,000 का रिटेन्ड अर्निंग है। केवल उसी को यूज़ करेंगे तो कितना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग 1,18,000 है, वो तो 80% है ना।
अपने डिवेंचर भी तो यूज़ करेंगे, प्रेफरेंस भी तो यूज़ करेंगे। तो अगर रिटेन्ड अर्निंग 1,18,000 80% है तो टोटल क्या है? 1,18,000 अगर 80% है तो टोटल क्या है? तो 1,18,000 डिवाइडेड बाय 0.8, डिवाइडेड बाय 0.8। तो बहुत जन को डिवाइडेड बाय 0.8 समझ में नहीं आता है, नॉर्मल परसेंटेज का बात है। अगर प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 0.2 करेंगे तो ही तो सेल्स आएगा। तो अगर इक्विटी इज 80% ऑफ टोटल, तो इक्विटी पता है 1,18,000, उसको डिवाइड बाय 0.8 करेंगे तभी तो टोटल आएगा। इट्स नॉर्मल मैथमेटिक्स। सो अपना जो ये आ रहा है वो 1,18,000 रिटेन्ड अर्निंग है और वो 80% ऑफ टोटल है। तो ये आ रहा है 1,47,500। सब जन आंसर बोल रहे हैं 147,500, 147,500, क्योंकि 1,18,000 टोटल का 80% है। यस अंजलि, 1,18,000 टोटल का 80% है तो 147,500। ठीक है, तो 147,500। सर एक्सेस 2950 बताना पड़ेगा क्या? कौन सा 2950 एक्सेस? कौन सा 2950 एक्सेस? हम लोग को तो समझ में आया नहीं। वी डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। 2950 का कौन सा एक्सेस है? वी डोंट नो। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे पूछ रहा है वो, व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड्स एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड इन सी अबव। यानी जब अपने 1,47,500 उसके ऊपर अमाउंट रेस करेंगे तब तो इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। अपने 1,47,500 के ऊपर जब करेंगे तो अपने को शेयर इशू करना पड़ेगा। तो बोल रहा है एज्यूमिंग न्यू इक्विटी कैन बी इशूड एट 20। ये पी नेट हो गया, पी नेट। तो इस बार नया इक्विटी इशू करे तो पी नेट, तो D1 बाय पी नेट प्लस जी से नया क्या ही निकलेगा? D1 बाय पी नेट प्लस जी। पहले D1 बाय P0 प्लस जी किए थे। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने नया पैसा जो है रेस कर रहे हैं इक्विटी से, तो कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय पी नेट प्लस जी इक्वल टू D1 क्या था 1.18, पी नेट क्या था 20 प्लस जी 0.1। तो केवल एक स्टूडेंट है अक्षय जिसने बोला है प्लीज एक्सप्लेन मोर वंस अगेन, और कोई स्टूडेंट ने नहीं बोला है। ठीक है, केवल एक स्टूडेंट है अक्षय, उसने बोला है अक्षय हम लोग पहले रिटेन्ड अर्निंग यूज कर रहे थे तो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लग रहा था, तो फॉर्मूला था D1 बाय P0 प्लस जी, और अभी हम लोग एक्सटर्नल शेयर इशू कर रहे हैं जिसमें 23.6 के बजाय 20 रुपया आएगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग 20 रुपया के हेल्प से कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली ये जो आंसर आया दिस इज 15.9%, 15.9%। विनीत ओझा बोल रहे हैं कि क्या अपने को 147,500 माइनस 1,18,000 29,500 के बारे में समझाना पड़ेगा? नहीं समझाना पड़ेगा। अपने को पूछा था कितना का प्रोजेक्ट कर सकते हैं 1,47,500, जिसमें से पैसा कहाँ से आएगा? 1,18,000 रिटेन्ड अर्निंग से आएगा, कुछ डिबेंचर से आएगा, कुछ प्रेफरेंस से आएगा, वो अपने को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। वंश बोल रहा है थर्ड पार्ट समझा दो। तो वंश क्लास में भी किए थे, अगर थर्ड पार्ट आपसे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा एडवाइस होगा कि आप सम रट लो, बिकॉज सम ऐसे ही आने वाला है। ठीक है ना, बिकॉज हर तरीके से बताने का कोशिश कर दिया है, तो इन दैट केस आपको सम रटना ही पड़ेगा। सर आप रटने बोल रहे हो तो क्या करें? 15.9% नया कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड द अमाउंट इन सी अबव। तो अपने इसको केसी निकालना है, तो केसी निकालने के लिए केडी और केपी तो चेंज हुआ नहीं है, तो अब केसी क्या होगा? केसी होगा 0.15 इंटू 8.33 जो डिबेंचर का था, प्लस 0.05 इंटू 11.96 जो प्रेफरेंस का था, और प्लस 0.8 इंटू 15.9%। क्या आंसर आ रहा है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बियॉन्ड 1,47,500? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आ रहा है? 1,47,500 के बियॉन्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आ रहा है? यस 14.57 आ रहा है, 14.57% आ रहा है, 14.57% आ रहा है। भूपेंद्र डायलॉग दे रहे हैं, बोल रहे हैं इसमें डाउट किसी को कैसे हो सकता है, ये तो सबसे इजी चीज़ है इस संसार में। ऐसा नहीं है, ये इजी चीज़ नहीं है, ये डिफिकल्ट सम है, बट बिकॉज इतने बार किया हुआ है देयरफॉर अगर आप बोल रहे हैं भूपेंद्र तो आप जस्टिफाइड है, वरना सम उतना आसान भी नहीं है। किया हुआ सम तो आसान लगेगा ही ना। 14.57%। ठीक है। बच्चा पूछ रहा है एमसीसी स्केड्यूल हमारे सिलेबस में है क्या? देने को लोग दे सकता है, पर इंस्टीट्यूट नॉर्मली स्केड्यूल बनाता नहीं है, वो लोग केवल एमसीसी निकालते हैं। जैसे यहाँ पे भी अगर अपने स्केड्यूल बनाते, एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, तो 0 से लेके 1,47,500 तक
अपना केसी कुछ है, और बियॉन्ड 1,47,500 अपना केसी कुछ और है। जैसे ये 14.57 है, और पहला वाला केसी क्या आया था? पहला वाला केसी आया था अपना 13.85। तो ये हो गया ना एमसीसी स्केड्यूल। एमसीसी स्केड्यूल मतलब अलग अलग स्लैब। 13 पॉइंट क्या था, वापस भूल गया मैं, सॉरी, 85%, 13.85%। तो किसी को वैसे जानना है एमसीसी स्केड्यूल क्या होता है, तो यही होता है कि नए पैसे का क्या केसी है, ठीक है। तो 1,47,500 तक का 13.85 है, 1,47,500 के बाद 14.57 है। सर क्या ये दिखाना पड़ेगा? नहीं दिखाना पड़ेगा। सर क्या ये दिखाना पड़ेगा? नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सम काफ़ी बार कराया हुआ है क्लास में, प्लीज़ राइट करके आइएगा, रॉन्ग मत कर दीजिएगा। ओके चलिए, ओके तो ये अपना बड़ा सम था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अब ये तीसरा सम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रिया बोल रही है एमसीसी और केसी डब्ल्यूएसीसी में कंफ्यूजन होता है। आई थिंक प्रिया उसका बेस्ट उपाय ये है कि आप समस पे कंसंट्रेट करो। अगर आपसे समस हो रहा है और आपको लग रहा है कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन को भूल जाओ, समस पे ध्यान दो, ठीक है। जहाँ आपने नया पैसा रेस करते हैं वहाँ पे एमसीसी बोलते हैं। एमसीसी भी तो डब्ल्यूएसीसी है, एमसीसी भी तो डब्ल्यूएसीसी है, किसका? नए फंड्स का, ठीक है। तो और जो नॉर्मल सम्स होते हैं डब्ल्यूएसीसी के, उस पर जो बैलेंस शीट में फंड्स है उसी का निकालते हैं, और जो ये वाले सम्स होते हैं उस पर जो नया पैसा उसका निकालते हैं। दोनों में तो वेटेड एवरेज करते हैं, ठीक है ना। तो ये लॉजिकली कन्फ्यूजन मत लो। अब कमल कुमार अग्रवाल कोई नया ही डाउट लाया है, बोला नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है तो 11,800 आना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 था क्या? रुकिए वापस, वो क्या बोल रहा है? 10,000 इंटू 1.18, हाँ 11,800 होगा वो, ठीक बोला। शायद मैंने 1,18,000 लिख दिया था, 11,800 होगा, मैंने 1 0 एक्स्ट्रा लिख दिया था। तो कमल वो मैंने 1 0 एक्स्ट्रा लिख दिया था, ये सारा 1 0 कम होगा, ठीक है। ये 1 0 कम होगा, ये सारा 1 0 कम होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर में जो आंसर था ना उसमें ये 1 0 कम होगा, 14,750, 14,750, ये भी 11,800, ठीक है ना, 11,800, 11,800, दैट्स ओके। क्योंकि 10,000 शेयर्स था तो 10,000 इंटू 1.18, तो अपने 1 0 का गलती कर दिए थे, वो 1,00,000 इंटू 1.18 कर दिए थे, ठीक है ना। ओके चलिए, नो इश्यूज। अब अपने इस सम में आते हैं। नेक्स्ट सम जो है, तो इस सम में डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स से अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। डेटा एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। तो बुक वैल्यू दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस, और मार्केट वैल्यू ऑब्वियसली रिटेन्ड अर्निंग का दिया हुआ नहीं है, प्रेफरेंस का दिया हुआ है, डिवेंचर का दिया हुआ है। अब ध्यान रखना है अपने सबको, ध्यान रखना है ठीक से। अगर सुन रहे हैं तो समझेंगे कि अगर इस सम में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं हुआ तब तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक ही आएगा। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हुआ तो रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट अलग आएगा और इक्विटी का कॉस्ट अलग लेंगे। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हुआ तो जो रिटेन्ड अर्निंग है उसका कॉस्ट अलग आएगा विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट P0 लेके, और जो एक्सटर्नल इक्विटी उसका कॉस्ट अलग आएगा। तो उस केस में जो मार्केट वैल्यू है 2 करोड़, उसको 1, 20 और 30 के रेशियो में बांटना पड़ेगा। अगर अलग अलग कॉस्ट हुआ, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया रहा, तो मार्केट वैल्यू WACC जब निकालेंगे तो जो 2 करोड़ दिया हुआ है ना मार्केट वैल्यू, उसको ब्रेक करेंगे 12:3 के रेशियो में, और उसके बाद जाके अपना मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आएगा, ठीक है ना। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हुआ तो, ठीक है, देखिए सम को। अभी भी यूट्यूब टेलीग्राम चल रहा है लोगों का, चलने दीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 पर शेयर एंड न्यू इश्यू प्राइस्ड एट 125 पर शेयर विल बी फुली सब्सक्राइब्ड, फ्लोटेशन कॉस्ट 5 पर शेयर। तो यहाँ पे एक 130 है, एक 125 और 120 है, 130 125 120 है। देयर इज़ नो डाउट कि जब अपने कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी निकालेंगे तो अपने को पी नेट लेना है, यानी 120 लेना है।
जब कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी निकालेंगे तो नेट में हाथ में क्या है, 125 माइनस 5 120 लेना है। पर जब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालेंगे तो मेरे नॉलेज के अनुसार कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में आज का प्राइस 130 लेना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने इश्यू प्राइस 125 लिया है। तो हम लोग तो इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं, तो अपने को 125 लेना है। तो एक क्लास में कराया हुआ था कि आप इस सम में जो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालेंगे तो डिवाइड बाय 125 होगा, और जब कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी निकालेंगे तो डिवाइड बाय 120 होगा। ठीक है, मैंने क्लियर कट बोल दिया है। मैं 125 के बारे में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, 130 मेरे को बेटर लगता है नॉलेज वाइज, ठीक है ना, पर मेरे नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, डिविडेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 years डिविडेंड हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 10.6 टू 14.19। 5 साल में डिविडेंड 10.6 से 14.19, तो CAGR निकल जाएगा आज जैसे किए थे। 10.6 था 14.19 5 सालों में, तो इन दैट केस CAGR निकल जाएगा। 10.6 से 14.19 तो CAGR निकल जाएगा। ओके, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 15, एक्सपेक्टेड टू बी 15, तो 15 D1 हो गया। ठीक है, वैसे लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है बिकॉज एट द एंड ऑफ द करंट ईयर भी बोला है और एक्सपेक्टेड भी बोला है। तो करंट ईयर बोला तो D0 होना चाहिए, एक्सपेक्टेड बोला तो D1 होना चाहिए। भाई अजम्पशन लिख देना, वी आर टेकिंग इट एज D1। करंट ईयर बोला तो D0 होना चाहिए, पर एक्सपेक्टेड बोला तो D1 होना चाहिए। लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, तो अपने इसको D1 लेंगे, अजम्पशन लिख देंगे। ठीक है ना। लोग बोल रहे हैं ग्रोथ रेट 6% आ रहा है। ठीक है, हर्षित बोल रहा है 130 क्यों होना चाहिए, तो हर्षित भूल जाओ, मैंने बोला ही नहीं 130 होना चाहिए, जाओ, नहीं होना चाहिए 130, भुजिया खाओ। ठीक है ना। 125 लेना है अपने को रिटेन्ड अर्निंग में और 120 लेना है अपने को पीनेट में। किसी किसी को क्या है ना कि नया चीज़ चाहिए होता है, नहीं यार कुछ करते, ओके अलग। ठीक है, प्रेफरेंस है 15% प्रेफरेंस है विथ फेस वैल्यू ऑफ 100 वुड रियलाइज 105 पर शेयर। चुपकी वाला सम है, ओके पर चुपकी वाला सम नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स तो दिया नहीं है, तो सीधा 15 डिवाइड बाई 105, 15 डिवाइड बाई 105 वो परपेचुअल वाले फॉर्मूला से KP आ जाएगा 15/105। ठीक है ना। डिबेंचर्स में द कंपनी प्रपोजेस टू इश्यू 11 year 15% डिबेंचर, बट द यील्ड ऑन डिबेंचर ऑफ सिमिलर मेच्योरिटी एंड रिस्क क्लास is 16%, फ्लोटेशन कॉस्ट 2%। यही मैंने कल आप लोग को कराया था कि इस सम में जो प्राइस ऑफ द डिबेंचर है वो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है। बोल रहा है प्राइस ऑफ द डिबेंचर क्या होगा, जो 16% से प्रेजेंट वैल्यू करके आएगा। ठीक है, तो सैयद कौन थे ना जिनको इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं समझ में आ रहा था। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कैपिटल बजटिंग का जो NPV होता है ना, उसका N हटा दो, PV। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब कैपिटल बजटिंग में जो NPV होता है उसका नेट हटा दो, PV मतलब PV। जैसे 15% है तो 15% अगर 100 का माने 15 11 साल तक और लास्ट में 100, 15 11 साल तक लास्ट में 100, उसका PV करेंगे 16% पे, वो प्राइस आएगा, उस पर 2% लेस करेंगे, वो पीनेट आएगा। सर समझ में नहीं आया, लिख के दिखाऊंगा, वापस से कल कराया था। ठीक है, 15 का एन्युटी फैक्टर और प्लस 100 का डिस्काउंटिंग फैक्टर, उसको टान के प्राइस आएगा -2%। फिर टैक्स रेट 35%, इग्नोर डिविडेंड टैक्स। फिर तो ये सम है, बहुत बढ़िया सम है, एग्जाम में रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, इट्स अ गुड सम, लेट्स सी। लोग ज्ञान दे रहे हैं सर रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट तो इश्यू प्राइस पे ही होना चाहिए। यार रिटेन्ड अर्निंग में इश्यू कहाँ होता है, रिटेन्ड अर्निंग में कुछ इश्यू करते हैं क्या, वो तो पड़ा है पैसा, इसीलिए बोला करंट प्राइस पे होना चाहिए। पर इंस्टीट्यूट ने इश्यू प्राइस पे लिया है तो इश्यू प्राइस फॉलो कर रहे हैं, देयर इज नो इशू ना, क्या डिबेट कर रहे हैं। मेरा नॉलेज चलो गलत है, कोई बात नहीं है, कर रहे तो करेक्ट ही है अपने, तो उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं। तो अपने को क्या निकालना था, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। सो अकॉर्डिंगली अपने सबसे पहले कंपोनेंट कॉस्ट निकालेंगे। कंपोनेंट कॉस्ट में नंबर 1 अपने KD निकाल लेते हैं, KD। तो KD निकालने के लिए अपने को प्राइस चाहिए। इंस्टीट्यूट ने इस सम में प्राइस का 2 फॉर्मूला दे रखा है। एक तो उन्होंने गलती कर दी है, प्राइस निकाल दिया है A/I 15/0.16 करके, ऐसे निकाल दिया है प्राइस। 15% ऑफ 100 यानी 15 डिवाइड बाय 0.16, यानी ये जो 11 साल दिया हुआ था ना सम में, देखिए दिया हुआ था 11 साल का डिबेंचर है, इसको परपेचुअल डिबेंचर मान लिया है। ऐसा कोई खेला थोड़ी हो रहा है, साफ साफ ही 11 साल दिया हुआ है और उसको परपेचुअल मान लिया है। तो 15% 100 रुपये का 15,
15 जिंदगी भर मिलेगा तो 15/0.16, वैसे एक तो पी निकाला है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये सम रटना है तो ये वाला सम को रट के वो ऐसे करके आ सकता है, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो उन्होंने नोट में जाके करेक्ट वाला भी किया है, मैंने भी क्लास में करेक्ट वाला कराया था। तो ये 93.75 आया, 93.75 प्राइस आया अगर रॉन्ग करेंगे तो। अगर राइट करेंगे तो 15 इंटू पी वी ए एफ 16% कॉमा 11 साल तक 15 मिलेगा, प्लस 100 इंटू पी वी आई एफ 16% कॉमा 11। ये नोट में इंस्टीट्यूट ने लिखा है। तो किसी स्टूडेंट को तकलीफ हो नहीं यार ये कौन करेगा, ऊपर वाला करेंगे, तो इस सम के लिए आप रट सकते हैं कि ठीक है इस सम में हम लोग ऐसे प्राइस निकालेंगे, इस सम के लिए रट सकते हैं, इस सम में ऐसे निकालेंगे। करेक्ट सेकंड वाला तरीका है, करेक्ट सेकंड वाला तरीका है। अलग अलग तरह के लोग होते हैं तो आई कांट से। ये शायद 94.97 आ रहा है, दिस इज कमिंग टू 94.97। अकॉर्डिंगली पी नेट निकालने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट लेस होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% था तो 2% लेस होगा, उससे अपना पी नेट आएगा। तो पी नेट क्या आ रहा है, उससे अपना पी नेट आएगा, पी नेट क्या आ रहा है 93.75, अगर वो लें उसका 98%, तो पी नेट आ रहा है 91.875, 91.875। और अगर 94.97 लें तो 94.97 में से 2% लेस किए तो ये आया 93.07, 93.07। तो ये दोनों पी नेट का फिगर है, जो भी आपको फॉलो करना है। ऑफकोर्स रटने वाइज फर्स्ट वाला ईजियर है, रटने वाइज फर्स्ट वाला ईजियर है, पर उसके बेसिस पे कोई कॉन्सेप्ट बनाएगा तो वो रॉन्ग है, ठीक है। बिकॉज बॉन्ड वैल्यूएशन तो आपको आना चाहिए ना, जो सैयद ने पूछा था इंट्रिंसिक वैल्यू इसी तरह से निकलता है। 11 साल साफ साफ दिया हुआ तो परपेचुअल कैसे मान सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में कौन सा करेंगे, जो तेरा मन, ठीक है, जो तेरा मन, रुचि जो आपका मन, आप वो कीजिएगा एग्जाम में। मेरा बताने का मकसद होता है क्योंकि मैं फर्स्ट वाला बताऊंगा तो लोग बोलेंगे रॉन्ग है, ठीक है। मैं सेकंड वाला बताऊंगा तो लोग बोलेंगे इंस्टीट्यूट ने तो वैसे किया है तो मैं क्या करूं, मेरे को दोनों बताना पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो है उसका फॉर्मूला I इंटू 1 - T प्लस F - P नेट बाई N होल डिवाइडेड बाई F प्लस P नेट बाई 2, ठीक है। तो इन दैट केस अपने P नेट को ये लेंगे या ये लेंगे, उसके बेसिस पे आंसर डिफर आएगा, ठीक है। I पता है I कितना है 15, 1 - T, आई डोंट रिमेंबर द टैक्स रेट, टैक्स रेट क्या था 35%, तो 15 इंटू 0.65 ये तो ठीक है, प्लस F क्या है 100, P नेट 2 में से 1, ओके, और N क्या है 11। दम होता तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी 11 नहीं लेता, ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र बोल रहा है मैं दोनों करूंगा, ठीक है भूपेंद्र तुम दोनों कर देना। सर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, कैलकुलेशन क्या चीज़ का नहीं कर पा रहे हैं सैयद, क्या आपको एन्युटी फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना नहीं आता है क्या? अगर एन्युटी फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं निकालना आता है तो मेरे ख्याल से आपको एफएम के एग्जाम में नहीं बैठना चाहिए। एन्युटी फैक्टर जो 1/1.16 इक्वल टू 11 बार जीटी दैट इंटू 15 और विदाउट जीटी डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा। तो सैयद क्लास को तो साथ में चलाना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन कैसे नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर कैसे करेंगे पेपर, ठीक है। तो सैयद मैं आपको संभाल नहीं पा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू मैनेज यू बिकॉज आपके चलते मैं रोक नहीं सकता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.75% आ रहा है, ठीक है, 10.75% और 10.41, दो आंसर दे रहे। एक बार इंस्टीट्यूट का आंसर देखें, एक बार इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं, 1 मिनट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, सॉरी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है इंस्टीट्यूट ने 91.75 से 10.95 निकाला है, ठीक है ना। और इंस्टीट्यूट ने फिर वापस से नोट में निकाला होगा, नोट में कहाँ निकाला है, यहाँ पे निकाला है। अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ डेट कैन बी कैलकुलेटेड लिखा है। कॉस्ट ऑफ डेट 10.75 बच्चों का आ रहा है तो मैं 10.75 ले रहा हूँ। आई डोंट नो विच वन से क्या आ रहा है, इतना रिकन्सिलिएशन नहीं कर पाऊँगा, वो भूपेंद्र ही कर पाएगा।
तो 10.75% मैंने कॉस्ट ऑफ डेट ले ली है, वरना टाइम अपना इसी में बर्बाद हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में वो दिया हुआ नहीं था, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ नहीं था, तो प्रेफरेंस का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, एक मिनट यार, इक्वेशन का फाइल था। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में 15% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया फेस वैल्यू, 105, 15/105, ठीक है, 15/105, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 15/105 इंटू 100 कितना आ रहा है, 14.29 बोल रहे हैं, 14.29% आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, 14.29%। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए पहले ग्रोथ निकालना पड़ेगा, तो ग्रोथ जो निकालना पड़ेगा, डिविडेंड 10.6 से 14.19 हो गया था, 10.6 से 14.19, तो 14.19 इक्वल टू 10.6 इंटू 1 प्लस जी पावर 5, तो जी निकाले, आप लोगों ने बोला 6% आया, जी निकाले, जी 6% आया, 14.1929 है क्या, और 14.29 है वो, एक मिनट यार वो अलग है, 14 पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये तो 19 ही है, 14.19 डिविडेंड बोल रहा हूँ, 14.19 इक्वल टू 10.6 इंटू 1 प्लस जी पावर 5, तो जी 6% आ गया, जी 6% आ गया, देयरफॉर D1 इक्वल टू 14.19 इंटू 1.06 क्या आ रहा है, D1 क्या आ रहा है, 14.19 को 6% से ग्रो कराए तो D1 क्या आ रहा है, व्हाट इज D1, यस D1 बताइएगा क्या आ रहा है, तो D1 इज कमिंग टू, D1 इज कमिंग टू व्हाट, तो मैं खुद निकाल लेता हूँ, आप लोग बता रहे नहीं हैं, 14.19 इंटू, एक मिनट, 14.19 इंटू 1.06 इक्वल टू 15.04, 15.04 जो है वो D1 है, 15.04, ठीक है, 15.04, और अपना पी नेट क्या है, व्हाट इज़ द पी नेट, चेक करें, ओ वो तो अलग अलग था ना, एक बार 125 और एक बार 120, तो P0 लिख देता हूँ पहले, तो जो इशू प्राइस है P0 वो 125 है, और जो पी नेट है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट काट के, वो 120 है, तो अकॉर्डिंगली अपना कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी इक्वल टू D1 बाय P0 प्लस जी, D1 बाय P0 प्लस जी, तो 15.04 डिवाइड बाय P0, डिवाइड बाय P0, P0 था 125 प्लस 0.06, बताइए 15.04 डिवाइड बाय 125 प्लस 0.06, 15.04 डिवाइड बाय 125 प्लस 0.06, और 15 एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया हुआ है क्या, अंजलि बोल रही 15 एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया हुआ, लेट मी सी, डिविडेंड एट द एंड ऑफ करंट ईयर 15 दिया हुआ था, तो वो लोग का यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी 15 डिविडेंड एक्सपेक्टेड दिया हुआ था, मैं सोचा नहीं दिया हुआ है, देखिए एक बार प्लीज़ बोर्ड पे, डिविडेंड 15 एक्सपेक्टेड दिया हुआ था, वही यूज़ करना पड़ेगा, अपने अपना नहीं यूज़ कर सकते, डिविडेंड 15 दिया हुआ था एक्सपेक्टेड, थैंक्स अंजलि, मिस्टेक हो रहा था, रेक्टिफाई हो गया, तो डिविडेंड 15 यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो दिया हुआ है, ओके, D1 इक्वल टू 15, नहीं दिया रहता तो हम लोग ग्रो कराते, तो D1 अपने को 15 यूज़ करना है, गिवन D1 को 15 यूज़ करना है, तो 15 के हेल्प से 15 बाय 125 प्लस 0.06, 15 डिवाइडेड बाय 125 जो आया प्लस 0.06 इक्वल टू 18%, 18% इज द कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी, 18% आ रहा है, ठीक है ना, 18%, 15 लिया हमने D1, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी, उसमें होगा 15 बाई 120 प्लस 0.06, 15 बाई 120, 15 डिवाइड बाई 120 प्लस 0.06 इक्वल टू 18.5%, करेक्ट है, आप लोग का आंसर्स आते जा रहा है, आई कैन सी, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ बार बार, 18.5% इज कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आ गया, कॉस्ट ऑफ इंटरनल, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी आ गया, सही है, चलिए अब अपने ऑब्वियसली मूव करते हैं इनटू
WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, तो यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स अगर करेंगे, WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, तो अपना बहुत आसान है। एज एन ये हो गया सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स जैसे करते थे क्लास में, ये हो गया बुक वैल्यू, ये हो गया W, ये हो गया पोस्ट टैक्स कॉस्ट K, और ये W इंटू K। तो मेरा क्लास में इस तरह से कराया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली सारा चीज़ पता है, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। इससे बढ़िया मार्केट वैल्यू वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू वाला कर रहे हैं, कम से कम उसमें स्प्लिट तो करना है, तो मैं मार्केट वैल्यू वाला कर रहा हूँ, बुक वैल्यू वाला नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो कोई बुद्धि नहीं है। सो वी हैव इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस और डिबेंचर, ठीक है ना। इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस और डिबेंचर, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस और डिबेंचर, ये चारों है। इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू और रिटेन्ड अर्निंग का, तो मार्केट वैल्यू तो रिटेन्ड अर्निंग का है नहीं, उसको उस रेशियो में तोड़ना पड़ेगा। रेशियो क्या है? 2 करोड़ को अगर 12:3 4:1 में तोड़े, 2 करोड़ को अगर 12:3 यानी 4:1 में तोड़े, 4/5 और 1/5, तो क्या आएगा बताइएगा प्लीज़। 2 करोड़ का 4/5 80%, मेरे ख्याल से 1,60 और 40 लाख आ रहा है। यस, तो 1,60 और 40 लाख आ रहा है, 16 करोड़ और 4 करोड़, ठीक है। 16 करोड़ और 4 करोड़। पूछ रहा है कब स्प्लिट करेंगे। अनीश वही चीज़ शुरू में बोला था मैंने, कब स्प्लिट करेंगे सुन लीजिएगा। अगर इस सम में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता, तब तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक ही आंसर होता, तो जाहिर है स्प्लिट नहीं करते। तब तो बुक वैल्यू में भी अपने इक्विटी को सीधा 1 20 + 30 1 50 लाख लिखते। बट सिंस कॉस्ट ऑफ इक्विटी का अलग अलग आंसर आ रहा है, तो हम लोग को अलग अलग इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग अलग चाहिए, तब स्प्लिट करेंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। सर रिस्क क्लास प्लीज़ एक्सप्लेन, 16% क्यों लिए थे? जो सिमिलर डिवेंचर है उनका 16% यील्ड चल रहा है, तो इस डिवेंचर का प्राइस भी वो होना चाहिए ना जिससे 16% रिटर्न आए। जो सिमिलर डिवेंचर है उनका यील्ड 16% चल रहा है, तो इसका भी दाम वो होना चाहिए जिससे 16% यील्ड आए, इसलिए 16% लिए थे। अगर हम 20 रुपीज़ को नेट मानते, अज्यूम करते, तो इंटरनल एक्सटर्नल सेम होता ना सर। किस 20 रुपया को सेम मानते? साफ साफ तो दिया हुआ है फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपये, तो कुछ सेम नहीं मान सकते थे, ठीक है ना। कहीं स्कोप ही नहीं है कोई चीज़ करने का। तो अकॉर्डिंगली ये आ रहा है 140 मैंने 14 करोड़, और ये क्या आ रहा है, 16 करोड़ और 4 करोड़ आया था। एक मिनट, फिगर्स क्या था? 2 करोड़ था, तो ये 1 करोड़ 60 लाख और 40 लाख आया है। 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख यानी कि 160 लाख और 40 लाख आया है। प्रेफरेंस का मार्केट वैल्यू 33.75 और डिवेंचर का 10.4। 33.75 प्रेफरेंस का, और डिवेंचर क्या आ रहा है 10.4, डिवेंचर का 10.4। तो ये सारा अपना मार्केट वैल्यू आया है, और ये मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वेट्स निकल जाएगा, फिर कॉस्ट निकल जाएगा। आगे नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट और थकावट लग रही है कि ये करने के चक्कर में फास्ट ज़्यादा कर ले रहे हैं। क्या मतलब है, अपने समझ तो गए ही हैं। स्प्लिट कब करना है? इस सब में स्प्लिट नहीं करते अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया रहता, बिकॉज तब तो के ही एक ही आता ना, तो सीधा 2 करोड़ का इक्विटी मानते, ठीक है ना। लोग आंसर बता रहे 18.375, जो भी आ रहा होगा दैट्स ओके, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सम है। वंस अगेन सम ऐसा है जिसमें मिस्टेक हो सकता है, तो इट्स अ वेरी गुड सम, ठीक है। 2 मिनट रुकते हैं बिकॉज आई एम अ बिट टायर्ड, ठीक है। मैं आपका मैसेजेस भी देख रहा हूँ और आपसे कुछ पूछ रहा भी हूँ 2 मिनट में। उस सम को छोड़ देते हैं प्लीज़, सब डिस्कशन हो गया है, उस सम को छोड़ते हैं और लिसन टू मी केयरफुली। आप बताइए एफएम और ईएफएफ दोनों में से एक चीज़ टाइप करना है आपको, या तो एफएम या ईएफएफ, दोनों में से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट किस में हैं? एफएम ईएफएफ दोनों में से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट किस में है? लेट मी सी लोगों का किस तरह का रिएक्शन है। ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैंने बोला किस में है, एफएम या ईएफएफ? टाइप करके बताइएगा। एफएम या ईएफएफ दोनों में से ज़्यादा कॉन्फिडेंट किस में है?
मार्क्स उठाने वाइज, एफएम या ईएफएफ? एफएम या ईएफएफ ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप लोग किस में? ये ब्रेक ही चल रहा है शशांक, बात कर रहे हैं ना अपने, तो ब्रेक में बात तो कर ही सकते हैं अपने। यस, देख रहा हूँ मैं जो रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, आई एम लुकिंग एट द रिप्लाई। एफएम या ईएफएफ सबको टाइप करना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिससे पता चले किस में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। कोई कोई मज़ा ले रहा है, तो मज़ा लेने वाला बंदा रूल्ड आउट है। एफएम या ईएफएफ किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं? ओके ओके, एक एक 30 सेकेंड और रुक जाता हूँ। एफएम या ईएफएफ? ओके, रिजल्ट क्या आया सुन लीजिए। ओके, रिजल्ट 50-50 है। शुरू में ईएफएफ का ज़्यादा था, बाद में एफएम का ज़्यादा आया, रिजल्ट 50-50 है। ऐसा भी हो सकता है कि एफएम टीपने के लिए केवल एफ और एम टीपना पड़ रहा है, ईएफएफ के लिए ईएफएफ, तो क्या पता टीपने के आसानी के अनुसार लोग रिप्लाई किए होंगे। खैर, तो 50-50 रिप्लाई आया है, दैट्स वेरी गुड। मेरे को लगता है, सुनिएगा प्लीज़, कल जब मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बोल रहा था ना कि उसमें टू द पॉइंट लिखना है, आपसे एक सवाल भी पूछा था कि बताइए गवर्नमेंट इंटरफियरेंस का क्या ड्रॉबैक, आप लोगों ने जवाब दिया था सर क्राउडिंग आउट, सर पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट्स, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, ठीक है ना, डीले इन डिसीजन मेकिंग, ये सब आप लोगों ने जवाब भी कल दिया था। तो मैंने वही बोला था कि ईएफएफ पे फुल मार्क्स मिलता है अगर अपने पॉइंट्स को लिख के आते हैं तो, ठीक है। तो वही कोई बच्चा पूछा था कि सर इकोनॉमिक्स में ना लैंग्वेज के कारण प्रॉब्लम हो रही है। एक स्टूडेंट ने बोला इकोनॉमिक्स में लैंग्वेज के कारण प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश के कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने शुरू से बोला था देखो, जिसको 40/40 लाना है वहाँ पे तो थोड़ा बहुत इंग्लिश रोल प्ले करेगा, मान रहा हूँ मैं, पर जहाँ तक 30-35 के ऊपर आना है ना, वहाँ पे इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। ओके, अगर तुमको पॉइंट्स पता है, अगर तुमको पॉइंट्स पता है तो इन दैट केस तुम्हारा फुल मार्क्स आएगा ही। चलिए फिर से पूछता हूँ, टेल मी, 3 नंबर का सम है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? 3 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? What are the objectives of monetary policy? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, कुछ डिले होता है आपका मैसेज आने में मेरे पास, तो अकॉर्डिंगली वेट कर रहा हूँ। अवनिका का जवाब सही है एक ठो, ऋतिक का जवाब सही है, भूपेंद्र कुछ भी लिख रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ कुछ और ही रिप्लाई कर रहा है, राहुल का सही है, शिवल मन से कुछ लिख रहा है, मन से नहीं चलेगा भाई शिवल, वही लिखना पड़ेगा जो क्लास में है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी रॉन्ग आंसर है, प्राइस स्टेबिलिटी फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ करेक्ट है, प्राइस स्टेबिलिटी फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ करेक्ट है। आपको एग्जैक्टली वो वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में, हो सकता है मार्क्स नहीं मिलेगा, वो अंदर टानने में काम आएगा। ऋषिकेश, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अंदर टानने में काम आएगा, आपको एग्जैक्ट वर्ड लिखना पड़ेगा। अंजलि एलोकेशन बोल रही है, गलत बोल रही है, एलोकेशन गलत है अंजलि, एलोकेशन। प्राइस स्टेबिलिटी फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ तक सही है। उसके अलावा और कुछ याद है मैंने कैसे कराया था क्लास में? मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको 3 कैटेगराइज किया था, एक था इम्पॉर्टेंट, एक था एक्सटर्नल फिरंगी और एक था टाइम पास, याद है? एक था इम्पॉर्टेंट जो 3 ठो इम्पॉर्टेंट बोले, और एक था फिरंगी और एक था टाइम पास। बहुत बढ़िया से कराया था। ओके, तो फिरंगी कौन सा था? यस, अनीश का जवाब आया, स्टेबल एक्सचेंज रेट, स्टेबल एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, वेरी गुड, ठीक है, ये था फिरंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम और स्टेबल एक्सचेंज रेट, ये था फिरंगी वाला ऑब्जेक्टिव, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम और स्टेबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। और जो टाइम पास है उसको छोड़ सकते हैं, वो डिफ़िकल्ट था, ठीक है, जो टाइम पास वाला था वो डिफ़िकल्ट था,
उसके अंदर माने एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो होना चाहिए इकोनॉमी में टू क्रिएट अ कैप्टिव मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो वो डिफिकल्ट था, मतलब वो छोड़ सकते हैं। 3-3-2 सही बोला राहुल। तो अगर 3-2 याद है ना, 3-2 शुरू का 3 प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट, और बीच का 2 याद है स्टेबल एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। तो आप तो गंगा नहा लिए, आपको 3 में से 3 मिलेगा। ओके 3 में से 3, जो 8 लिख दिया उसको 3 में से 4 मिलेगा। कैसे? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर इफेक्ट आएगा। बाप रे, मैंने बंगाली में क्या बोलते कि भालो छेले, ठीक है, अरे क्या बोलते हैं, मुंडा है क्या कुड़ी है, वैसा वाला हाल हो जाएगा, ठीक है ना। सो मॉडरेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट अंकित बोल रहा है, ठीक है, मॉडरेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ये भी था, ठीक है। चलिए बोला 3 मार्क्स में इतना काफ़ी होगा, यस इतना काफ़ी होगा, डोंट वरी, ठीक है, इतना काफ़ी होगा, डू नॉट वरी, इतना काफ़ी होगा, ठीक है ना, इतना काफ़ी होगा। चलिए और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इको का, बताइएगा कौन डिफाइन करेगा द मीनिंग ऑफ, नहीं डिफाइन में झमेला हो जाता है। आप ये बताइए, इफ यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन imperfect information resulting in market failure. Imperfect information resulting in market failure. Market failure होता है because of imperfect information. उसके अंदर कौन कौन से मेन टर्म्स आते हैं? Imperfect information resulting in market failure. Market failure 4 तरीके से होता था। Imperfect information resulting in market failure. उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते थे? इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन मार्केट फेलियर, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते थे? इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन मार्केट फेलियर, बताइए उसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते थे? यस राहुल बोल रहा है सेलर नोज मोर या बायर नोज मोर, सही बोला। स्नेहा ने बोला मॉरल हैजार्ड, करेक्ट है, मॉरल हैजार्ड होता है उसमें। और क्या था? बायर नोज मोर, सेलर नोज मोर, मॉरल हैजार्ड। तो बायर नोज मोर, सेलर नोज मोर, उस वर्ड का मतलब क्या था? एक वर्ड था ना उसका, बायर नोज मोर, सेलर नोज मोर, एक वर्ड का मतलब था असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन एडवर्स सिलेक्शन। ब्यूटीफुल, ठीक है, अनीश ने बोला है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन वही था द बैड ड्राइव्स आउट द गुड, बैड ड्राइव्स आउट द गुड। इतने खराब लोग लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं कि बढ़िया लोग कराना बंद कर दिए, ठीक है, बढ़िया लोग कराना बंद कर दिए। इतनी खराब कंपनीज पब्लिक इशू ला रही है कि बढ़िया कंपनीज पब्लिक इशू लाना बंद कर दी। इतने खराब लोग सेकेंड हैंड गाड़ी बेच रहे हैं कि बढ़िया लोग सेकेंड हैंड गाड़ी बेचना बंद कर दिए, ठीक है। तो मॉरल हैजर्ड, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन एडवर्स सिलेक्शन, सेकेंड हैंड कार मार्केट, इंफॉर्मेशन असिमेट्री, ठीक है। तो आपको वर्ड याद आना पड़ेगा। तो जो भी बोल रहा था ना सर इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप ये वर्ड को इंग्लिश बोलते हो ना तो ये गलत है। वो तो फिर लॉ कैसे दोगे, ऑडिट कैसे दोगे? वर्ड्स तो वहाँ पे भी है, आपको पॉइंट्स तो याद करना ही पड़ेगा यार कि पॉइंट्स क्या था। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है, बायर नोज मोर, सेलर नोज मोर, जिसके कारण एडवर्स सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। वो तो आपको समझाना ही पड़ेगा। मॉरल हैजार्ड, गाड़ी का इंश्योरेंस हो रहा है तो ठोको, ठीक है ना, वैसा वाला हाल। स्नेहा जो आप लेबलिंग, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स और आईपीओ नॉर्म्स बोल रहे हैं ना, वो आप सही बोल रहे हैं, पर वो किसका आंसर होगा? हाउ डू यू करेक्ट मार्केट फेलियर अराइजिंग आउट ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन? स्नेहा आपने जो लेबलिंग लिखा है, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स लिखा है, आईपीओ नॉर्म्स लिखा है, वो किस चीज का आंसर है? हाउ डू वी करेक्ट मार्केट फेलियर अराइजिंग आउट ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन? नेक्स्ट चैप्टर था वो, हाउ डू वी करेक्ट मार्केट फेलियर अराइजिंग आउट ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, उसमें वो आंसर होगा, ठीक है ना, उसमें वो आंसर होगा। एक बंदा है ऋषिकेश, वो एक ही क्वेश्चन के पीछे लगा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का थियरी आ सकता है क्या? हर चीज आ सकता है, एनपीवी का भी थियरी आ सकता है, पेबैक पीरियड का भी थियरी आ सकता है, व्हाटेज फाइनेंस का थियरी आ सकता है, हर चीज का थियरी आ सकता है। पर यार तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है, ठीक है। थियरी के बेसिस पे आप एफएम पार नहीं लगा सकते हो, थियरी के बेसिस पे एफएम पार नहीं लग सकता है, तो आप कहाँ ध्यान दे रहे हो? अगर करोगे भी थियरी, अगर करोगे भी तुमको बहुत अच्छा लगता है तो थियरी करोगे उन चैप्टर्स का ना, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, या फर्स्ट चैप्टर जो है, जो थियरी वाले चैप्टर्स उनका थियरी करोगे ना। थियरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का थोड़ी करोगे। खैर आपका मन, एनीवेज मेरे को नहीं बोलना है। सो इको का थोड़ा बहुत फ्लेवर अपने क्लासेस में लेते हैं, जिससे आपको पता रहे कि इको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस के लिए।
रिमेंबर, अंत भला तो सब भला, मैंने इससे स्टार्ट किया था, ठीक है। FMEFF पेपर आपका सही जाने से आपका पूरा ग्रुप 2 निकलेगा, जिनका ग्रुप 2 बाकी है पूरा का पूरा CA इंटर निकलेगा। और ये पेपर है जहाँ पे 70-80 नंबर कहीं नहीं है, अगर आदमी बुद्धि दिखा दे, ओके, और पेशेंस से पेपर अटेम्प्ट करे तो 70-80 कहीं नहीं है, इफ़ नॉट मोर, ठीक है ना। सबसे स्कोरिंग पेपर इन द एंटायर 8 सब्जेक्ट्स अभी चल रहा है FMEFF, प्रोवाइडेड यू अटैक इट स्मार्टली, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये वाला सम आपने कर लिए। मैं देख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कोई बढ़िया सम है क्या, बढ़िया सम जिसमें, ये तो वही सेम सम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किए थे, सॉरी बोर्ड दिखा दूँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो वापस से ले लिया मैंने। 2 और 4 सेम है, केवल फिगर्स अलग है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, फिर भी क्या पता आ ही जाए, बिकॉज CA फाइनल में तो इंस्टीट्यूट का आदत होता है जो आउट ऑफ सिलेबस है वो देता रहता है, क्या पता यहाँ पे भी दे दे। एक बार सम देख लीजिए, ठीक है, सिंस आउट ऑफ सिलेबस है तो सम में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। एक कंपनी में 4 डिविजन्स है, मेन फ्रेम डिवीजन, पर्सनल कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और प्रिंटर्स, 4 डिवीजन, जैसे ITC में 4 डिवीजन है ना, पेपर, FMCG, सिगरेट और होटल, वैसे एक कंपनी में 4 डिवीजन है, मेन फ्रेम डिवीजन, पर्सनल कंप्यूटर डिवीजन, सॉफ्टवेयर डिवीजन और प्रिंटर डिवीजन। चारों डिवीजन का मार्केट वैल्यू दिया है, उनका बीटा दिया है, तो उनका बीटा का वेटेड एवरेज निकालेंगे तो एस्टिमेट द बीटा फॉर स्नोफ्लेक्स आ जाएगा, एस्टिमेट द बीटा फॉर स्नोफ्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो जब CA फाइनल में अपने जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा अनलेवरेज्ड और लेवरेज 2 तरह का बीटा होता है, बट CA इंटर में वो है ही नहीं, तो कोई बच्चा बोलेगा भी ना सर आप समझा दीजिए, आई विल नॉट, बिकॉज आई वांट टू स्टे विद इन द पेरिफेरी ऑफ द सिलेबस। तो जाहिर है ये बीटा निकालने बोलेगा, आपको वेटेड एवरेज करना है, वेटेड एवरेज प्लीज निकालिएगा ना, 100 इंटू 1.1 प्लस 100 इंटू 1.5 प्लस 50 इंटू 2 प्लस 150 इंटू 1 द होल डिवाइडेड बाय जो टोटल है 400, वेट कर रहा हूँ, 100 इंटू 1.1 प्लस 100 इंटू 1.5 प्लस 50 इंटू 2 प्लस 150 इंटू 1 द होल डिवाइडेड बाय 400। यस, क्वेश्चन ही गलत है राहुल, पर आ सकता है तो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। 100 इंटू 1.1 प्लस 100 इंटू 1.5 प्लस 50 इंटू 2 प्लस 150 इंटू 1 द होल डिवाइडेड बाय 400 कितना आ रहा है। यस रोहित, हमने क्लास में किया होगा बट वहाँ पे भी मन मार के ही किया था, ठीक है ना, इसलिए एक बार वापस से डिस्कस करने में 2 मिनट कोई हर्ज नहीं है। यस ऋतिक, अनलेवरेज बीटा केवल बिजनेस रिस्क को दिखाता है, आपका नॉलेज सही है। 1.275 आया, सब जन का एक साथ बौछार आया है 1.275, तो 1.275 इज द अनलेवरेज्ड बीटा, 1.275 इज द अनलेवरेज बीटा। कमल कुमार अग्रवाल, आप फ्लोटेशन कॉस्ट का कुछ और बात बोल रहे हैं, मैं उस पर भी जा नहीं पा रहा हूं तो बुरा मत मानिएगा, मेरे को इग्नोर करना पड़ रहा है। तो 1.275 इज द अनलेवरेज बीटा। फिर वो कुछ पूछा है कि क्या ये बीटा स्टॉक मार्केट में जो सेंसिटिविटी है उसके बराबर आएगा, बिकॉज आपको पता है बीटा का मतलब क्या होता है, जब निफ्टी या सेंसेक्स 1% चेंज होता है तो स्टॉक कितना चेंज होगा। तो बोल रहा है क्या रिग्रेशन करने से, जो CA फाउंडेशन में कोरिलेशन रिग्रेशन किए थे, क्या उससे ये आएगा। तो आप बोलोगे सर आप कोरिलेशन रिग्रेशन तो बताए नहीं, बीटा कैसे निकलेगा, वो है ही नहीं, वो फाइनल का बात है, तभी तो ये सिलेबस के बाहर है। पार्ट 1 इज आउट ऑफ सिलेबस एंड दिस टॉपिक इज कवर्ड इन फाइनल लेवल पेपर, देख लीजिए। खैर अगर सम आ जाता है तो आप लिखेंगे नो दे विल नॉट बी द सेम। ये जो बीटा निकला है और रिग्रेशन से बीटा सेम नहीं आएगा। एग्जाम में क्या लिखना है, नो बीटा विल नॉट बी द सेम, ओके, बिकॉज द कंपनी हैज 4 डिविजन्स। नो बीटा विल नॉट बी द सेम बिकॉज द कंपनी हैज 4 डिविजन्स। सर ये तो आप रटा रहे हो, एकदम सही बोला, मैं रटा रहा हूं, अगर सम आ गया तो ठीक है, मैं रटा रहा हूं। और सेकेंड पार्ट जो है वो सिलेबस के अंदर का है। ट्रेजरी बॉन्ड रेट 7.5% दिया हुआ है, ट्रेजरी बॉन्ड रेट 7.5% दिया हुआ है, ये RF हो गया। ट्रेजरी बॉन्ड रेट, ट्रेजरी का रेट क्या हो गया, RF, ट्रेजरी माने गवर्नमेंट। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर स्नोफ्लेक्स कंप्यूटर्स, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर ईच डिविजन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, विच कॉस्ट ऑफ इक्विटी यू वुड यूज टू वैल्यू द प्रिंटर डिविजन,
ओके, द एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 8.5%। तो मार्केट रिस्क प्रीमियम आर एफ माइनस आर एफ हो गया। तो आर एफ पता है, आर एफ माइनस आर एफ पता है, आर एफ पता है 7.5, आर एफ माइनस आर एफ पता है 8.5, और आपको सबका बीटा पता है। तो आप सारा बीटा पुट करोगे तो 4 तो के ही आएगा ना। आप सारा बीटा पुट करोगे आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा, तो 4 तो के ही आएगा। वो चारों के ही निकालना है, वो चारों के ही आपको निकालना है। और जो बीटा आया था ओवरऑल कंपनी का फर्स्ट पार्ट में, पूरे कंपनी का भी के ही निकालना है, ठीक है ना। चारों डिवीजन का के ही निकालना है और कंपनी का भी के ही निकालना है, ठीक है। फिर क्या पूछा है, विच कॉस्ट ऑफ इक्विटी वुड यू यूज टू वैल्यू द प्रिंटर डिवीजन। तो प्रिंटर डिवीजन में कौन सा यूज करेंगे, जो प्रिंटर डिवीजन का आएगा। तो प्रिंटर डिवीजन का क्या आ रहा है, देखिए 7.5 प्लस 8.5 इंटू 1, 7.5 प्लस 8.5 इंटू 1 यानी 16%। 7.5 प्लस 8.5 इंटू 1 यानी 16% यूज करेंगे, 16%। आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू द सम, बट मेरे को पता है ये सब जो अजीब टाइप के सम है ना, रियलाइज यील्ड अप्रोच और वगैरह आते हैं, तो एवरेज स्टूडेंट ठीक से कर नहीं पाएगा, तो मैंने किया। आई एम सॉरी फॉर द फ्लो जो खराब हुआ, बट एक बार मेरे को कराने का मन कर रहा था बिकॉज आई वॉज अफ्रेड, ठीक है ना। ठीक है, तो 16% से प्रिंटर डिवीजन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप देखिए, इजी सम है। क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप देखिए, इजी सम है। आप लोग देख रहे हैं, मैं ज्यूम कर रहा हूं। ईपीएस दिया हुआ है, बताया नहीं कब का, अभी का है कि नेक्स्ट ईयर का, बताया नहीं है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 25%, तो डिविडेंड हो गया 1 रुपी, पता नहीं D0 या D1, बिकॉज बोला नहीं है। इंस्टीट्यूट ने 2 बार आंसर निकाला है, एक बार D0 मान के, एक बार D1 मान के। प्राइस 50, टैक्स रेट 30%, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड 10%। तो अगर अपने को करना है D1 बाई P0 प्लस G, वो तो हो जाएगा, पर 2 आंसर आएगा डिपेंडिंग अपॉन अपने 25% ऑफ और 1 रुपी को D0 मानेंगे या D1। मैं होता तो मैं उसको D0 मानता और ग्रो कराता, ठीक है ना। बट खैर दोनों अलाउड है, 2 आंसर्स दिया हुआ है। तो D1 बाई P0 प्लस G 2 आंसर्स आएगा डिपेंडिंग अपॉन D1 को क्या लेंगे। तो D1 को 1 या 1.1 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अंजलि बोल रही है क्लियर नहीं आ रहा है, रीड कर दीजिए। अंजलि पहले भी क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पे शेयर हुआ था, ये फोल्डर, अगर आप उस पर भी देख लेते तो बेटर रहता। तो मैं रीड तो कर दूंगा, पर उसके बेसिस पे आप कर कैसे पाएंगे, मेरे को कोई इशू नहीं है। शशांक बोल रहा है ग्रोथ दिया हुआ है तो D0 होना चाहिए। शशांक ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है, देयर में भी सम्स जहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया रहेगा और ग्रोथ अलग से दिया रहेगा, ठीक है। तो शशांक वो लॉजिक नहीं है, इस सब में दोनों अलाउड है, ठीक है। ऋतिक भी वही लॉजिक बोल रहा है, जैसा आप कमन आप वो लॉजिक माने तो, पर बहुत सारा सम्स ऐसा होता है जिसपे ग्रोथ रेट रहता है और एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया रहता है। इनफैक्ट आज ही सम जो बड़ा वाला कर रहे थे, ओके, उसमें भी। एनीवेज, तो अपना D1 बाई P0 प्लस G, तो 1.1 आपका मानने का मन है। 1.1 बाई 50 प्लस 0.1 क्या आ रहा है, निकालिए। 1.1 डिवाइड बाई 50 प्लस 0.1 इक्वल टू 12.2%। 12.2% इज द आंसर। तो 12.2% जो है वो आंसर है, 12.2% इज द आंसर, ठीक है। तो 12.2% कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया। आगे बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डेट इज 10% अप टू 2 lakhs एंड 15% बियॉन्ड दैट। कितना रेज करना है, द कंपनी वांट्स टू रेज 10 लाख इंक्लूडिंग डेट ऑफ 4 लाख। तो डेट 4 लाख रेज करना है, तो 2 लाख का 10% और नेक्स्ट 2 लाख का 15%। 2 लाख का 10, नेक्स्ट 2 लाख का 15, तब तो 10 और 15 का एवरेज 12.5 हुआ। 12.5 का पोस्ट टैक्स, 12.5 का पोस्ट टैक्स करें प्लीज। 12.5 का पोस्ट टैक्स इंटू 0.7, 8.75 KD आ रहा है मेरा। 12.5 का पोस्ट टैक्स 8.75 KD आ रहा है। देखिए आपको KD ओके है क्या। बोल रहा है 10 लाख रेस करना है, उस पर 4 लाख डेट रेस करना है। तो 2 लाख तक का डेट का दाम 10% है और नेक्स्ट 2 लाख का जाहिर है 15% है। तो 10 और 15 का एवरेज कर लिए। सिंपल एवरेज क्यों किए, बिकॉज 2 लाख बराबर अमाउंट है ना। तो 12.5%, 12.5 का पोस्ट टैक्स 8.75%, 8.75%। आलोक बोल रहे हैं सम बहुत इजी, एकदम करेक्ट बोला, ठीक है। 8.75% सम बहुत इजी है। 8.75% KD है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। 10 और 15 का सिंपल एवरेज किए, बिकॉज 2 लाख और 2 लाख 4 लाख में से
और उसका पोस्ट टैक्स 8.75 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.2 आया था। अब वेटेड एवरेज कर दीजिए, तो वेटेड एवरेज डेट का वेट 40%, इक्विटी का 60%, तो 0.4 इंटू 8.75 प्लस 0.6 इंटू 12.2, 0.4 इंटू 8.75 मैं कर रहा हूँ, 0.4 इंटू 8.75 प्लस 0.6 इंटू 12.2 इक्वल टू 10.82%, 10.82%। विनीत बोल रहा है 2 केडी निकाल सकते हैं ना, बाद में तो एक निकालना ही पड़ेगा विनीत, 2 निकालने के बाद तो किस स्टेज पे तुम एवरेज करोगे वो तुम्हारा मन, पर अल्टीमेटली तो एक केडी निकालना ही पड़ेगा। वो केसी पूछा है अल्टीमेटली, तो आपको एक ही तो केडी अल्टीमेटली निकालना पड़ेगा फाइनली, एक केसी का आंसर देने के लिए, वरना वो 2 केसी का आंसर होगा एमसीसी में चले जाएंगे। ठीक है ना, वो पूछ रहा है बताओ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वो एक ही आंसर पूछ रहा है, तो अगर 2 आंसर है केडी का तो एवरेज कर दिए थे वहाँ पे। 10.82% इज द आंसर, 10.82 आंसर आ रहा है। श्रीधर तुम्हारा 9.92 आ रहा है, आई डोंट नो कैसे, हम लोग का 10.82 आ रहा है। आंसर क्लियर है, 12.2% के ई है और 8.75% के डी है, 40-60 वेट्स है, 40 डेट का वेट है, 60 इक्विटी का, तो 10.82। क्या पता श्रीधर आपने वेट्स उल्टा ले लिया हो। ठीक है, 10.82% आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है, भूल के ओल्ड सिलेबस का आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है, भूल के ओल्ड सिलेबस आईपीसीसी का आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 मत कीजिएगा, ओल्ड सिलेबस आईपीसीसी का आ गया है, इट इज़ नॉट देयर इन द सिलेबस। और आपको का मन किया चलिए ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, चलिए ऐसा करते हैं, तो वो मैं चलिए ना के विचार में नहीं हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये सैयद जो इंट्रिंसिक वैल्यू पूछा था ना उसका सम है, शेयर का प्राइस पूछा है, शेयर का प्राइस निकालना है, वैल्यूएशन का सम है। तो शेयर का प्राइस का फॉर्मूला है D1/RE माइनस जी, जो अपने डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में भी करते हैं, गॉर्डन मॉडल, D1/RE माइनस जी, शेयर का प्राइस जो निकालते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी बार आप लोग को दिखाया हुआ है, फिर से दिखा दे रहा हूँ। आप लोग जो फॉर्मूला रट के बैठे हैं, आप लोग जो फॉर्मूला रट के बैठे हैं वो क्या है, वो फॉर्मूला है RE इक्वल टू D1/P0 प्लस जी। पर इसी से तो और एक फॉर्मूला भी आता है ना कि P0 इक्वल टू D1/RE माइनस जी, तो प्राइस निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, D1/RE माइनस जी। भूपेंद्र जा रहा है, बोल रहा है सर कल करेंगे अब। ठीक है, बाय भूपेंद्र, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। D1/RE माइनस जी प्राइस, D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस जी। तो बहुत जन को ये फॉर्मूला सूट नहीं करता, एक ही तो है दोनों फॉर्मूला। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली प्लीज लगाइए और आंसर बताइए। करेंट डिविडेंड, एकदम क्लियर लैंग्वेज, D0। करेंट डिविडेंड या लास्ट डिविडेंड D0 होता है। ग्रोथ रेट 5%, तो 2 इंटू 1.05, 2.1 D1 हो गया। 2 इंटू 1.05, 5% ग्रोथ रेट है, तो 2.1 D1 हो गया। रिटर्न फ्रॉम द मार्केट इंडेक्स RM है, रिटर्न फ्रॉम द मार्केट RM है, बीटा है और RF है, तो RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा से RE आएगा। 6 प्लस 12 माइनस 6 इंटू 1.5, 6 प्लस 12 माइनस 6 इंटू 1.5, उससे RE आएगा। तो RE आ रहा है अपना, RE आ रहा है अपना 15%, RE 15% आ रहा है। भूपेंद्र को कुछ भी याद आ रहा है तो बोलते जा रहा है, बोल रहा है वॉल्टर मॉडल, पता नहीं क्यों बोल रहा है वॉल्टर मॉडल। ठीक है, वॉल्टर मॉडल अलग था, ये गॉर्डन मॉडल का सम है जो डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी जो आ रहा है वो बोलते जा रहा है, लगता है पूरे जोश में है। 6 प्लस 12 माइनस 6 इंटू 1.5, तो वो 15% RE आ गया। तो RE पता है, G पता है, D1 पता है, तो प्राइस ऑफ द शेयर क्या हुआ, D1/RE माइनस जी। D1 क्या हुआ, 2 इंटू 1.05, 2.1 डिवाइड बाय RE 0.15 माइनस G 0.05, 2 इंटू 1.05, 2.1 डिवाइड बाय 0.09, 0.1, 2.1 और नीचे में डिवाइड बाय 0.1, 21 आंसर, 21 आंसर। अंजलि आपका 14 आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, 21 आंसर है। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। कोई जानबूझ के कन्फ्यूजन रेस करेगा अगर, तो इस पे रेस करेगा कि सर 15 समझ में नहीं आया। कोई ज़बरदस्ती कन्फ्यूजन रेस करेगा तो इस पे रेस करेगा। तो RE इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा।
RF जो था 6 था, RM 12 था 6 और बीटा 1.5 था, इससे 15% आया। RE जो आया CAPM से 15%, ठीक है, इससे 15% आया। तो 21 रुपीज़ इज़ द आंसर। एकता भी थक गई है, बोल रहे कितने दिन और क्लास चलेगी, और भी काम करना है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से शीट में कितने क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 फिर से उस तरह क्वेश्चन हो गया जो रेस करना है 5 करोड़ 3:1 में, तो इक्विटी का कॉस्ट निकालना है, डेट का कॉस्ट निकालना है, और अलग अलग ये जो सम कराया हुआ है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। क्वेश्चन नंबर 9 डिफिकल्ट नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट सम है, क्लास में कराया हुआ है, बुक में 3-3 4-4 बार ऐसा सम था, ठीक है। तो छोड़िएगा मत, कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन दैट केस स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे, सब जन थक चुके हैं। 2:05 हुआ है, अपने स्टार्ट किए थे 12:40 पे, तो 1.5 घंटे में अच्छा अचीवमेंट है। बीच में इको का भी डिस्कशन हो गया, ठीक है। वी हैव डन इट क्वाइट वेल। तो अपने कल कैपिटल स्ट्रक्चर करेंगे, विल डू कैपिटल स्ट्रक्चर टुमारो, ठीक है। यूजुअली लेवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ दैट MM मॉडल ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह। तो कल करेंगे 12:40 पे कैपिटल स्ट्रक्चर। यस, ये क्लास यूट्यूब पे लोड होगी, कल वाली भी लोड होगी, ठीक है ना। अगर आपको इंपॉर्टेंट और कोई काम है तो आप स्किप कर सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं। SSCI यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी, और प्रोवाइस पे तो ये क्लास हो रही है अभी, ठीक है ना। चलिए, सो इसी के साथ एंड करते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है। हैप्पी स्टडिंग, चलिए बाय बाय।